गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बारिशों के दूसरे तगड़े स्पेल का आगाज़ हो चुका है। कल हमने देखा कि जिस तरीके से नाला लई में तुग़यानी आई और रावलपिंडी के शहरियों ने बारिश के बायस जिस तरीके से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर लाहौर में जितनी बड़ी तेज़ रफ्तार से बारिश हुई तो बारिशें तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इससे पहला स्पेल भी बड़ा तगड़ा था, लेकिन सवालात ये हैं कि ये बारिशें हर साल आती हैं। अच्छा, ये नहीं है, हर साल होती हैं बारिशें। ज़्यादा कल हुई नहीं जितना कल लाहौर में इतनी नहीं हुई, लेकिन रावलपिंडी में रावलपिंडी की मैं बात करूं, रावलपिंडी में तो नाला लई बिफर गया, जिसके बायस जो है तुग़यानी रही और फिर पाक फौज को तलब करना पड़ा वहां पर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि हर साल ये बारिशें होती हैं, हर साल यही सैलाब आते हैं। हमारे पास बेशुमार ऐसे इदारे हैं जिनकी लाखों करोड़ों अरबों रुपए में जिनको जो है ना फंड्स दिए जाते हैं। फिर उसके अलावा NDMA है, PDMA है। तो इन तमाम तर इदारों के, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद बर वक्त इंतजामात का ना होना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब कल आप देखें कि जब सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जब सूरत हालात जो है आपके उससे बाहर होते हैं कंट्रोल से, तो फिर आप ये देखें कि आर्मी को तलब करना पड़ता है। अब इस काम में भी, सैलाब में, बारिशों में भी कौन सी ऐसी मेरा ख्याल है कोई आफत नहीं है जब आर्मी को इन हमारे इदारों को तलब ना करना पड़े। तो फिर मुतल्लिका इदारे कहाँ पर मौजूद है ना। सवाल तो ये है कि हमारे जो इससे पहले अगर पेशगी इतलात भी मौजूद होती हैं, सब कुछ पता होता है, उसके बावजूद इदारों की कारकर्दगी के हवाले से बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ आपको पता है कि दीवार गिरने के वाक़यात होते हैं, करंट लगने के वाक़यात होते हैं। और अभी लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 19 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं इसी तरह के वाक़यात में भी। और फिर जो लैंड स्लाइडिंग है ना, गोलड़ा मोड़ पर कल दीवार गिरी है, 12 मजदूर जहाँ बहक हो गए हैं। बिल्कुल। और जो लैंड स्लाइडिंग होती है उसकी वजह से गाड़ी जो है वो कंट्रोल में नहीं आती है। जो लोग बारिश में अगर बाहर निकलते हैं तो वो स्पीड लिमिट का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और अगर कोई तार टूटी हुई नज़र आ रही है तो उस पानी के अंदर बिल्कुल ना जाएं, बच्चों को बिल्कुल बाहर बारिश में ना खेलने दें। ये छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं जिससे जो हम एहतियाती तदाबीर अपना करना अपने जानी नुकसान से बच सकते हैं। हुकूमत की तो जिम्मेदारी है कि वो शहरियों की जानो माल की हिफाजत करे, उनको हर तरीके से फैसिलिटेट करे। लेकिन अगर हुकूमत कहीं पर नालायकी का, नाअहली का मुजाहरा कर रही है तो फिर खुद से हमें ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए हैं। अच्छा, लोग छतों पर निकल आते हैं, बारिश एंजॉय कर रहे हैं, घर के बाहर बारिश के पानी में नहाने लग जाते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि करंट लगने के वाकयात भी पेश आते हैं। ठीक है, आप बारिश से महजूज हों, अपने घरों पे रहें, लेकिन खुदारा अपने बच्चों को इस हवाले से बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत है। बच्चों को क्या, मेरा ख्याल है बड़ों को भी इस हवाले से अवेयरनेस की ज़रूरत है। बारिश में करंट लगने के वाक़यात का बहुत ज़्यादा खदशा होता है और ये वाक़यात होते भी हैं। तो जब बारिश होती है आप बारिश से महजूज हों, उसको एंजॉय करें, बट आप जो हैं गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। बेशुमार इस तरह के वाक़यात देखने आए हैं, मैन होल भर जाते हैं, बच्चे उनमें गिर जाते हैं। सफाई के, ड्रेनेज सिस्टम के जो हमारे हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिसमें सिर्फ हमें इदारों को ही मोरदुल इल्ज़ाम ठहरा कर इदारों को ही कोसने से बेहतर है हम अपनी भी जहाँ जहाँ हमारी जिम्मेदारी है, जहाँ जहाँ हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं, हम सबको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और बारिशों का दूसरा स्पेल जिस तरह हो रहा है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है ये जानने के लिए हमारी नुमाइंदा किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, बताइएगा, हालात अब देख रही हैं, कल तो हमने देखा कि नाला लई और रावलपिंडी के शहरियों को जिस अजियत का सामना करना पड़ा और बहुत बुरे हालात थे, फिर आर्मी को तलब करना पड़ा। इस वक्त की सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस वक्त भी इस्लामाबाद में जो हल्की हल्की बूंदाबांदी है जारी है। कल भी रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बारिश शमसाबाद के इलाके में 195 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई है और चकलाला के मुकाम पर 136 मिलीमीटर तक जो है रिकॉर्ड की गई है। जिस तरह आपने बताया भी है कि गोलड़ा मोड़ में दीवार गिरने से 11 मजदूर भी जाम बाग हुए हैं। इसी तरह नाला ले की भी सूरत हाल ये थी कि कल वहाँ के आसपास के जो इलाके थे उनको अर्ली मॉर्निंग ही अलर्ट जारी कर दिया गया था कि वहाँ से वो अपनी आबादी को खाली कर दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो पानी की सतह थी वो बुलंद हो चुकी हुई थी। लेकिन कल क्योंकि मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद थी रिपोर्टिंग के लिए, तो हमने देखा कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ पॉइंट थे नाला लई के, कटारियाँ के मुकाम पर, ये वो मुकाम है जहाँ पर हर साल ही अमूमी तौर पर जो है पानी की सतह बुलंद होती है और जो आस पास के इलाके नदी
नाले हैं उनमें तुगयानी भी आती है, और जो साथ की वादी, क्योंकि हमने देखा नदी नाले के ऊपर जो है ना बिल्कुल आबादियाँ बनी हुई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा नुकसान पहुँचने का खदशा होता है। लेकिन हमने ये चीज़ पॉजिटिव देखी कि कल वहाँ पर वासा PDM में, इसके अलावा पाक फौज के का रेस्क्यू 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद थी, जो बर वक्त किसी भी कार्रवाई को करने के लिए तैयार थी, ताकि किसी किस्म का भी अगर कोई हादसा पेश खुदा न ख्वास्ता आता है तो फौरी तौर पर उसको रेस्क्यू किया जा सके। ठीक है, फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जा सकता है। इंतजामात के हवाले से किरण आपने बताया, बट हमारे नाज़रीन से ये भी रिपोर्ट शेयर कीजिए कि महकमा मौसमियात क्या बताती है कि आइंदा आने वाले टाइम में कितनी बारिश मुतवक्के है। और जो सीवरेज सिस्टम हमने देखा कि रावलपिंडी के अंदर तो बहुत बुरा हाल था, नानालाई स्पेशली तौर पर, तो अभी क्या उसके कोई सफाई के हवाले से या ड्रेनेज के लिए कोई स्पेशल कोई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? जी फिजा, अगर मैं आपको बताऊं तो महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का ये तीसरा स्पेल है जो कि 25 जुलाई तक जारी रहेगा। अमूमी तौर पर मानसून जब स्टार्ट हो जाता है तो 2 दिन के बाद मतलब इतना ही वक्फा इसमें आता है, दोबारा से बारिशें शुरू हो जाती हैं। इस वक्त जो ये वाला स्पेल है जो 17 जुलाई से शुरू हुआ है, ये 25 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसमें वक्फे से मुख्तलिफ जगहों पर बारिशें रिकॉर्ड होंगी। लेकिन इसी तरह से महकमे मौसमियात ने यह भी बताया कि सबसे ज़्यादा इस दफ़ा जो मानसून की बारिशें हैं वो पंजाब के इलाकों में, जिसमें रावलपिंडी में कल देखा हम, कभी रावलपिंडी में ज़्यादा होती है, कभी लाहौर फैसलाबाद में, तो मुख्तलिफ जगहों पर ये रिकॉर्ड होती है। लेकिन कल की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो रावलपिंडी में रिकॉर्ड की गई थी। इसी तरह से डिपेंड करता है कि जब बारिश आती है, लेकिन जहाँ पर जो नाला लेई है वो हमेशा से ही जब भी बारिशें होती हैं, मुझे लगता है कराची का ज़्यादा बारिश और ज़्यादा पानी वाला सिस्टम ना ये नाला लेई के पास भी आ गया है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। किरण, कोई खानों के हवाले से भी बता दें, सुबह सुबह का टाइम है, कोई मौसम एंजॉय करने के लिए भी लोग बाहर निकले हैं या नहीं? देखिए फिजा जी, आज छुट्टी का दिन नहीं है। अमूमी तौर पर इस वक्त जो है वो ऑफिस को लोग जाते हैं, लेकिन मौसम क्योंकि इस्लामाबाद में खुशगवार है, आज सुबह से ही जो बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो चुका हुआ है। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी इस वक्त जारी है, तो जहाँ पर शहरी जो है भरपूर तरीके से कोशिश करते हैं, ऑफिस में आके अपने नाश्ते मंगवाए जाते हैं, या फिर जो मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं वहाँ पर जाके चने, निहारी और पाए, जो इस तरह की चीज़ें हैं वो मंगवा कर अपने दिन का आगाज़ किया जाता है, ताकि अच्छे तरीके से अपना दिन जो है वो गुजारा जा सके। और नाश्ता तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे मौसम के साथ साथ बिल्कुल किरण आपने सही कहा। अच्छा किरण, ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि आज भी शनीद है और अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, तो कल की सूरत हाल तो हमने देखा कि ख़ासतौर पर रावलपिंडी की बहुत वस्त सूरत हाल थी, आर्मी को तलब करना पड़ा। अब इदारों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सूरत हाल कैसी देख रहे हैं आप? जो इंतज़ामात होते हैं बारिश से पहले, ड्रेनेज सिस्टम के हवाले से बहुत ज़्यादा निकासी आपके मसाइल का सामना करना पड़ता है, इंतज़ामिया अलर्ट है, मुतहरिक है? इससे पहले किरण ये बता दीजिए, जो आपने नाश्तों की अभी बात की है कि कोई निहारी, कोई नान चने, ये आपने ऑफिस से आने से पहले इस ठंडे मौसम को एंजॉय करने के लिए आपने भी कोई ऐसा नाश्ता किया, या सिर्फ स्टूडियो में हमें ही आप ऐसे मुंह में पानी ला रही है? किरण का भी मेरा ख्याल हमारे जैसा हाल ही है, हम भी पहुंचने की जल्दी थी और हमेशा से ही मैं लेट हो जाती हूँ, तो इसलिए मेरा नाश्ता तो मिस करवा ही दिया है आप लोगों ने। लेकिन मैं जरूर इसके बाद जाके अपना, चले हमने आज आपका नाश्ता मिस करवाया, हमारा डेली नाश्ता मिस होता है और हम प्रोग्राम के बाद नाश्ता करते हैं, तो आप भी हमारे क्लब का हिस्सा बन गई हैं। मैं तो वजाहत वैसे भी हर रोज़ यहाँ पर क्योंकि आती हूँ, तो मेरा ऑफिस में पहला बीपर मौसम पे ही होता है, उसके बाद ही मेरी कोशिश होती है कि मैं नाश्ता करूँ, क्योंकि हम सुबह सुबह के टाइम पे आपको पता है कि ज़्यादा जल्दी होती है कि किसी तरीके से ऑफिस पहुँचा जाए, अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट किया जाए। दूसरी तरफ आपने अगर बात की है कि जहाँ पर जो इदारे हैं वो अलर्ट हैं या नहीं, तो मैं आपको बताऊँ कि इदारे तो जहाँ पर अलर्ट हैं। दूसरी बात जहाँ पर यह है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पानी रुकता नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम पर अगर कल बारिश हुई है तो गलियाँ, घर जो है वो बिल्कुल तालाब का मंजर पेश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम 11-12 के करीब पहुंचे तो पानी जो है वो सारा ड्रेन हो जाता है। लेकिन क्योंकि बारिश एकदम से ज़्यादा हो जाती है, तो जो कुछ उतराई में घर होते हैं, जो गलियां होती हैं, वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से घरों को नुकसान पहुंचता है, कीमती जो सामान होता है वो नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से निकासी का सिस्टम यहाँ पर उस तरह से बुरा नहीं है जैसे कि लाहौर में आप लोगों को पता है कि कहेंगे दिनों तक पानी खड़ा रहता है, वो हिसाब नहीं होता। लेकिन क्योंकि जो नाला ले है वो जब बिखरता है तो डेफिनेटली जो उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, क्योंकि कुछ
वहाँ पर उतराई में घर है, कुछ जो है इस तरीके से जो जगह होती है वहाँ पे फिर ये चीज़ ज़्यादा होती है कि वहाँ के घरों को नुकसान पहुँचेगा, गलियों में पानी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये है कि उसके 2-3 घंटों के बाद ही वो पानी जो है उतर जाता है, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुका होता है, नुकसान पहुँचा चुका हुआ होता है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ पे NDM में, PDM में, वासा, सारी जो इस तरह से मुतलका इदारे हैं वो स्टैंड बाय पे हैं, अलर्ट पे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि बारिश जो है वो डिपेंड करती है कि किस इलाके में ज़्यादा हो रही है, उस हिसाब से फिर वहाँ पर इंतजामात भी किए जाते हैं। उस हवाले से तमाम टीम्स वहाँ पर पहुँच भी जाती हैं। बहुत शुक्रिया किरण, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रही थी माले से। लेट्स सी क्या आइंदा आने वाला ये जो स्पेल है सीज़न 2 ये कितना सूदमंद भी हो सकता है और ज़रा ज़्यादा भी अलार्मिंग भी हो सकता है। अलार्मिंग भी हो सकता है, लेकिन असल चीज़ यही है जिससे हम पहले भी आपसे जिक्र कर रहे थे, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, खुदारा इस मौसम में एहतियात करने की ज़रूरत है। आप सैर तफरी का हर चीज़ को सैर तफरी का हिस्सा ना बनाएं, कुछ एहतियात भी करें। बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं, खास तौर पे बच्चों को घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलें। यही बात थी, बच्चों की छुट्टियां हैं और मौसम अच्छा होता है, ठंडा मौसम होता है, तो बच्चे जिद करते हैं कि हमें नॉर्दर्न एरियाज में जाना है, मरी जाना है, तो रास्ते और बारिश दोनों ही ठीक नहीं है। नॉर्दर्न एरिया से दूर की बात है, गली में भी बच्चों को इस मौसम में नहीं जाना चाहिए जितनी बारिशें हो रही हैं। आपको एहतियात करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं और कुछ मर्दों के हवाले से आपको पता है कि बड़ी एक शुगर है, वैसे इस रिपोर्ट तो आई है, लेकिन शुगर है कि मर्दों का भी ख्याल किसी को आया है। लेकिन खवातीन के हवाले से तो हम अक्सर बात करते रहते हैं, और मर्दों के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है तो इससे पता लगता है कि मर्दों की कंट्रीब्यूशन जो है ना वो सोसाइटी में कम नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन ये है कि जो मर्द होता है ना वो एक ख़ानदान का पिलर होता है, तो वो वालिदैन की, अपनी फैमिली की, बच्चों की, बीवी की ज़रूरियात पूरे करते करते अपने सेहत को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। कभी वो अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाते, कभी स्क्रीनिंग नहीं करवाते, रैंडम जो ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं जिसके बाद कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह के जो टेस्ट करवाए जाते हैं वो नहीं करवाते हैं, क्योंकि सारा टाइम वो फोकस्ड होते हैं कमाने पर, अपने खानदान की ज़रूरियात पूरी करने पर। हमने खुद अपने बचपन में अपने घर में देखा है, आपके फादर या हम सब के जो जिनके भी वालिदैन हयात हैं, कि उनको अपनी फ़िक्र नहीं होती। मर्दों को, जो घर का बड़ा होता है, जो घर का कफ़ील होता है, उसकी सारी तवानाइयाँ, सारी उसके रिसोर्सेज जो हैं बच्चों पर लग रहे होते हैं, वाइफ पर लग रहे होते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में अपना फ़र्ज़ अदा करते करते, अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करते करते इस दौरान उसको ना तो अपनी सेहत का ख्याल रहता है, ना तो अपने कोई वो ड्रेसिंग पे कोई इतना ख़ास देखने को मिलती है जो घर का बड़ा होता है उसकी हम देखते हैं। तो इस तमाम तर मामले पर आके सेहत जो है ना मर्दों की कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और यकीनन इसमें नो डाउट के ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी एक होती है घर की, लेकिन इस दौरान मर्दों की जो सेहत निगलेक्ट होती है ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस रिपोर्ट में जिसका जिक्र किया गया है। फिर फैमिली का फ़र्ज़ बनता है, बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि वो फिर अपने जो घर के बड़े हैं जिन्होंने आपको सारी ज़िंदगी पाला है, उनके ख्याल में आप उनके रैंडम टेस्ट करवाएं, उनकी काउंसलिंग करें, उनको जैसा उन्होंने एक अच्छा माहौल, साजगार माहौल अपनी फैमिली के लिए पूरा टाइम डिवोट किया है, तो उनके बुढ़ापे में या उनके मिड एज में भी वो फिर बच्चों को चाहिए कि वापस रिटर्न जो है उनको उसी तरह से बिल्कुल बच्चों को चाहिए। लेकिन ये फ़िक्र मुआश इतनी ये जालिम चीज़ है, बच्चों की जिम्मेदारी, फिर बच्चों की पूरी कफालत करना, फिर पूरे घर का ख्याल रखना। तो इस दौरान मर्द जो है ना अपनी सेहत से जो है ना, और फिर माहिरीन का यही कहना है कि जब कोई खुदा न खासा मर्द में कोई डिजीज़ या कोई चीज़ डायग्नोज होती है तो वो इतनी देर हो चुकी होती है कि वो नाकाबिले इलाज हो जाती है। तो मर्दों के हवाले से इनको जहाँ पर खिराज तहसीन भी पेश करना चाहिए और इस हवाले से उनको जहाँ पर अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन ये एक चीज़ है जिसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि मर्दों की कंट्रीब्यूशन भी कम नहीं है। अब आप गिला नहीं कर सकते कि हम सिर्फ खवातीन की डिस्कशन करते हैं, मर्दों के टॉपिक्स को हाईलाइट नहीं करते हैं। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और अभी एक अहम इशू सेहत के हवाले से एक अहम मसला हाईलाइट करने जा रहे हैं कि सिगरेट नोशी जो कि पता नहीं कितने ख़ानदानों को तबाह करती है, और ऐसा ये जहर है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के अंदर दाखिल होता है और उसके बाद आपको किसी न किसी मोज़ी मर्ज़ में, किसी ऐसे लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला कर देता है, और ये रुझान बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। रोज़ इस रुझान में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। छोटे बच्चे, जो नौजवान नस्ल है, जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं, वो तो इसको एज ए स्टेटस सिंबल के तौर पर लेते हैं। शायद कोई फैशन है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं हाथ में। अच्छा, फिर उसके अलावा इससे अलार्मिंग चीज़ ये है, एक तो ये बुरी चीज़ है, अखलाकी तौर पर ये चीज़ मुनासिब नहीं है, और फिर कम उम्र के अंदर
इससे ज्यादा अलार्मिंग चीज ये है कि इसको अपने फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे होते हैं, इसको प्रमोट किया जा रहा है और अब ये कोई आर नहीं रही, शायद कोई इसका अखलाकी पहलू बिल्कुल दब कर रह गया है। चाहे वो मर्द करे या चाहे औरत करे, ये बड़ा अजीब सा वैसे कॉन्सेप्ट है, दोनों के लिए ये गलत है, दोनों की सेहत को खराब कर रहा है। अखलाकी पहलू से ज़्यादा ना इसका जो सेहत का पहलू है वो ज़्यादा नुकसानदेह है, से ये आपके फेफड़ों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। फिर इसके अलावा सिगरेट नोशी जो है, तमाम तर जितने भी नशे हैं ये उनका आगाज़ होता है, इसके बाद फिर आप आगे नशे की लत में मुब्तला होते हैं और आपको पता है कि कितने हंसते बसते घराने जो हैं वो इस लानत से, इस नशे की लानत से तबाह हुए हैं। स्टार्ट सिगरेट से होता है, उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ कौन कौन सी ड्रग्स पे चली जाती है, लेकिन ये बढ़ता हुआ रुझान जो कि आपके लंग्स को ख़राब कर रहा है, इनको ब्लैक कर रहा है और आपको सांस लेने की पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार है, मुश्किलात का जो वालिदैन हैं, जो यानी कि जो मर्द हजरात हैं, जो फादर होते हैं, वो बच्चों के सामने स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो आप अल्टीमेटली फिर उनको आप इस मॉरल अथॉरिटी पे नहीं रहते हैं कि आप खुद अगर स्मोकिंग करते हैं और बच्चे को आप जितना मर्जी समझा लें, जितना मर्जी बच्चे को आप कन्विंस करने की कोशिश करें कि सिगरेट बहुत बुरी चीज़ है, ये गंदे बच्चे पीते हैं, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कभी भी नहीं, क्योंकि बच्चे देखने से सीखते हैं। उसके अलावा फिर दुनिया भर में बाहर के ममालिक में भी आप देखें कि पब्लिक प्लेसेस पर, अवामी मकामात पर अलाउ ही नहीं है तंबाकू नोशी, और यहाँ पर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और स्मोकिंग कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर नहीं पी सकते, घर के अंदर नहीं पी सकते हैं, इवन जो सबवे स्टेशंस हैं वहाँ पर आप सिगरेट नोशी नहीं कर सकते हैं। ये सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उल्टी गंगा बैठती है। इसी पर बात करने के लिए शारिक खान पहले भी हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, जो कि इस हवाले से आवाज़ बुलंद करते भी रहते हैं और बताते भी रहते हैं, अपने हिस्से का काम तो वो कर रहे हैं। शारिक, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मुझे ये बताइए कि आपके पास क्या डेटा सामने आया है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये बढ़ता हुआ रुझान तंबाकू नोशी का पाकिस्तान के अंदर, वजह क्या है? Thank you so much for having me on your show. It's always a pleasure to be a part of your show. ये रुझान वाकई बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं एक अच्छी खबर ये देना चाहता हूँ कि जो इस साल 3 दफ़ा टैक्सेस का इंक्रीज हुआ है, सिगरेट की प्राइसेस जो बढ़ी हैं, उसकी वजह से FBR की अपनी रिपोर्ट है कि एक खातिर खा किस्म की कमी आई है कंजम्पशन के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हमारा जो तरीका था वो दुनिया भर के अंदर जिस तरह अडॉप्ट किया गया था, उसको हमने पाकिस्तान में अडॉप्ट किया है, तो उसमें ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए विन आई है कि कंजम्पशन कम हो रही है। लेकिन जहाँ पे अभी आप लोगों ने बात करी कि इसको स्टेटस सिंबल और इसको फैशन सिंबल बनाया हुआ है, वो बात अभी तक वही है। और जो जिस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा थोड़ा सा एक वो थ्रिल वाला एलिमेंट, थोड़ा सा एक बैड बॉय इमेज बनाने का जो चक्कर होता है, उसके अंदर सिगरेट जो है उसको एज एन इमेज के तौर पे यूज किया जाता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसके ऊपर लड़के लड़कियां जो हैं वो अपनी तस्वीरें लगाती हैं और इस तरीके से होते हैं। बात हो रही थी मुझे शारिक आप ये बात समझा दें कि आप कूल कैसे बन जाते हैं सिगरेट पीने से। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं आप कूल, मतलब ये जो लफ्ज है ना कूल, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई कि एक तो धुआं है, आप कैसे कूल हो सकते हैं। वार्म तो समझ भी आता है, लेकिन ये कूल वाली बात समझ नहीं आती। और दूसरा ये कि अब तो वो निकोटिन पाउच और ई सिगरेट्स और पता नहीं किस किस्म के अब सिगरेट्स आ रहे हैं मार्केट में। ये जो कूल वाली बात है ना, इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक अजीब सी एक बात बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई थी, उसके बाद ये टोबैको इंडस्ट्री ने कैंपेन चलाई थी कि अगर आप प्रॉपर सोल्जर हैं तो आप सिगरेट के साथ तस्वीर खिंचवाएंगे। ये कूलनेस का एलिमेंट वहां से लाना शुरू। अच्छा, उसको यानी कि आपकी मर्दानगी से अटैच करने की कोशिश की कैंपेन है। एग्जैक्टली मुझे लगा पीकी ब्लाइंडर्स में शायद वो कूल बनने के लिए इतना सिगरेट्स पीते रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअल पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। और जिस तरह औरतें थी उसके अंदर आपको ये मालूम होगा कि वर्ल्ड वॉर के अंदर औरतों की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी एज नर्सिंग स्टाफ एंड डॉक्टर स्टाफ। ठीक है, वो जब वापस आती थी तो उन लोगों को एक उनकी भी ब्रेवरी का सिंबल ये दिखा दिया गया था कि जी औरतें भी हाथ में सिगरेट पकड़ेंगी, लेकिन वो विद फिल्टर पकड़ेंगी। तो वो एक कैंपेन आज तक चलती हुई आ रही है, जिसकी वजह से आज तक ये वाला एक रॉन्ग नोशन है कि जी बच्चा या लड़का या लड़की अगर हाथ में सिगरेट करता है तो वो एक बड़ा वो है। असल में बात हमारी, मैं आपको एक दो चीजें समझा देता हूँ। देखिए, एक चीज ऐसी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये कैसे कूल हो सकती है
एक ऐसी चीज जो आप अपने माँ बाप के सामने नहीं कर सकते, वो कूल कैसे हो सकती है? आप अपने बच्चों से छुप कर करते हैं, आप कूल होते हैं। लोग ऐसे मर्दों को जो अपने बच्चों के सामने या गाड़ी में सिगरेट पीते हैं उसको बुरी नजर से देखते हैं, उनको मना करते हैं कि यार बच्चों के सामने ना किया करो। तो ये चीज ऐसी जो कि हर साल 1,60,000 लोगों को डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला करके मार देती है, वो कूल कैसे हो सकती है? अच्छा शारिक, दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आती, ये समझाइएगा कि कुछ लोगों से अगर उनके सिगरेट पीने की या तंबाकू नोशी की वजह पूछे ना, तो वो ये कहते हैं कि यार ये ज़रा हमारा डिप्रेशन कम करती है, परेशानी से निजात के लिए। ये किस तरह हील करती है इन चीज़ों को? मतलब बहुत बड़े तबके की मंतक ये भी होती है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये निकोटीन एडिक्शन की बात है। ये वही वाली बात है कि जिस तरह आपने बाहर की मूवीज में हमेशा देखा होगा कि सुबह उठते के साथ ही आई कांट स्पेंड माई डे विदाउट अ कॉफी, हमेशा ये आप लाइन सुनते हैं। और आजकल हमारे यहाँ ये भी बड़ा, और ये निकोटीन एडिक्शन है बेसिकली। इसी तरीके से सिगरेट के अंदर भी ये निकोटीन एडिक्शन है, ये डिप्रेशन का। इससे कोई दुनिया में रिसर्च नहीं है जो ये कहती हो कि सिगरेट से आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस कम होता हो। तो पाकिस्तानी कौम को सस्ते अंग्रेज लेके बैठ गए हैं। ऐसे ही है जी, अंग्रेज चले गए, हम पीछे भागते भागते उनके कल्चर को पकड़ के बैठ गए। तो हमारा ये बहुत बड़ा अलमिया है इस चीज के अंदर कि हम लोग इस चीज को समझ के बैठ गए कि ये चीज हमारी स्ट्रेसेस को कम करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक चीज और, अभी आप लोगों ने बात करी थी और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि ये सिगरेट से अब जो यूथ है वो माइग्रेट कर रही है और वो निकोटीन पाउचेस और हार्म रिडक्शन वाली जो ई सिगरेट्स वाली जो एलिमेंट है उस पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और मैं पर्सनली जब भी अब मैं रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, मैं जरूर कोई ना कोई लड़का या लड़की जरूर देखता हूँ जो अपने फैमिली के बीच में बैठा हुआ वेप कर रहा होता है। वेप उनके हाथ में और उसकी फैमिली को एग्जैक्टली और उनकी फैमिली को ये पता ही नहीं है कि ये कितनी डेंजरस चीज है। आप एक चीज का सिर्फ अंदाजा लगा लें, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट अगर एक 100 साल से एग्जिस्ट करती है, वेप तो अभी 4 साल पुरानी डिवाइस है जी। इसके ऊपर क्या रिसर्च आई है जिसके ऊपर हम ये कह सके कि ये डेंजरस है या नहीं है? एक ऐसी चीज जिसकी बेसिक रिसर्चेस जो 5 से 10 रिसर्चेस मेरी नजर से गुजरी है, सब कहती हैं कि 53 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं इसके अंदर, केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि इंतहाई कार्सिनोजन होते हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। सो आप सिर्फ खुद इमेजिन कर लें कि हम कितने बेवकूफ हैं इस मामले के अंदर कि जो चीज दुनिया में रिजेक्ट हो रही है वो पाकिस्तान के अंदर खुलेआम बिक भी रही है और एक्सेप्ट भी की जा रही है। अब ये देखिए, पहले शीशे पे भी तो पाबंदी लगाई थी ना, पहले कितना कॉन्सेप्ट था ऑक्सीजन शॉट्स का, और ये शीशा पीने वाला पाबंदी लगी है। अब हर घर में शीशा पहुंच गए हैं, हर घर में लोग फैमिली। लेकिन फिर भी आप देखिए बहुत ज्यादा कंट्रोल किया, बहुत हद तक जो है लड़कियां लड़के जो कॉलेजेस से जाते थे वो बाज आ गए ना। तो ई सिगरेट्स पे और इस तरह के सिगरेट्स पे इन पर भी तो पाबंदी लगनी चाहिए फिर। बिल्कुल, देखिए मैं इस चीज का हमेशा एक एग्जांपल ये देता हूँ कि आप लोगों को शायद पता नहीं आप लोगों की उम्र इतनी है या नहीं है, लेकिन इतनी नहीं आप लोग शायद पॉपी की फील्ड एक पॉपी की होता था जो ड्रग होता था, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांट किया जाता था पाकिस्तान के अंदर। 15 साल लगाए, उस पे बैन लगा के रखा और वो पॉपी की फील्ड्स खत्म कर दी पाकिस्तान के अंदर। उसको जब इलीगल किया गया तो उसको खत्म कर दिया गया। अब वो अफगानिस्तान वगैरह में होती हैं क्योंकि वहां थोड़ी लॉलेसनेस है, लेकिन यहाँ पे उसको खत्म कर दिया गया। तो यानी कि अगर बैन करते हैं तो चीजों की जो एक मिकदार होती है इस्तेमाल की वो कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह शीशे को अगर आपको याद हो, पहले तो बहुत ज्यादा रैम्पेंट था, हर जगह पे हर गली मोहल्ले में शीशा कैफेज खुले हुए थे और वहां पर फिर ये होता था, एक तो कैफेज खुले हुए थे, वहां पे फिर लड़ाइयां झगड़े और इस तरह के दूसरे बहुत ज्यादा मसाइल शुरू हो गए। छोटे गैंगस्टर्स अपनी तरफ से बने हुए थे सारे। बिल्कुल जी, बड़ा क्यूट लगता था ये वाली बात कि छोटे बच्चे शीशा पी के अपना गैंगस्टर समझते थे, है ना? तो वो बात यही है कि जी वो हुआ ये है कि जब आपने बैन किया तो अगर 1000 बंदा शीशा पी रहा था तो अब वो मुश्किल से 10 पी रहा है। ये मेरी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ। इसी तरीके से टबैको के ऊपर भी हमने जो प्राइसेस बढ़वाई उसकी वजह से अब आप देख सकते हैं कि उसके अंदर एफबीआर की और गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो कंजम्पशन है वो कम हुई है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। अब हमारी कोशिश यही है कि निकोटीन पाउचेस और वेप्स को
जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं हम करें। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि उनके साउंड स्टेशंस आ रही हैं, उनके बड़े डिफरेंट शोज आते हैं, एड्स आते हैं और बड़ी बड़ी कैंपेन्स हो रही हैं। कुछ चीजों का हमें ये चीज का ख्याल रखना है कि एज अ कॉम जो चीज अब फैल रही है उसको अगर अभी नहीं रोका तो ये इसी तरह होगा जिस तरह सिगरेट के साथ हुआ था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें आज रोकना है। अच्छा तारिक, क्या ये काबिल इलाज है सिगरेट नोशी को छोड़ना, और जो इसका डैमेज हमारी बॉडी में हो चुका है उसकी हीलिंग हो सकती है? देखिए, जो डैमेज होता है ना वो उसका एक नेचुरल प्रोसेस है। अल्लाह ने हमारी बॉडी को एक इट्स अ ब्यूटीफुल मशीन। हमारी बॉडी जो है ये खुद अपने आप को जो चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं उसको हील करने के लिए हमारी इम्यूनिटी काम करती है। सिगरेट को आप जब छोड़ते हैं जो डैमेज हुआ होता है वो वहीं पे रुक जाता है और उसके बाद बॉडी हीलिंग में चली जाती है। ऑब्वियसली आप अपनी बॉडी पे इतना नुकसान खुद डाल रहे हैं तो जाहिर है थोड़ा टाइम तो लगेगा। अच्छा, और इसी ज़िम्मन में हुकूमत ने बहुत अच्छे इक़दाम किए कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। तंबाकू नोशी तक तो फिर ठीक है, लेकिन जब इसे आगे नशे में आप लत में इसमें पड़ जाएं तो उससे फिर छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया शारिक साहब आपका, आपके वक्त का। लेकिन सवाल यही है कि खुदारा हम पेरेंट्स से ये तवज्जो करें, उनसे ही करेंगे कि बच्चों के सामने तंबाकू नोशी ना करें। आप अगर आपने करनी भी है कोई बहुत ज़्यादा अच्छा, कुछ लोगों को ये होता है कि ये ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, खाना खाते साथ फ़ौरन स्मोकिंग करते हैं कि खाना हजम होगा, उससे फिर बच्चों की सेहत पर अखलाकी भी और वैसे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तंबाकू नोशी ना करें, आपकी अगली नस्लों में ये बुराई मुंतकिल ना हो, तो कम अज़ कम बच्चों के सामने आप अवॉइड करें। अवॉइड करना चाहिए है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया में तरह तरह के लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं और नए नए किस्म के आइडियाज़ आते हैं कि ऐसा कुछ करें कि रहती दुनिया तक हमारा नाम रहे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम लिखवा दिया जाए। तो ऐसा ही एक पागल शख्स था जिसने सबसे ज़्यादा, उसने कहा कि मैं अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाना चाहता हूँ, और उसने कहा कि मैं मुसलसल घंटों तक रो के दुनिया का द क्राइंग मैन नहीं होता जो हर वक्त रोता ही रहता है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आई, अगर आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो आप हंस हंस के बना लें, रो रो के बना रहे हैं यार। आप अंदाजा लगाएं कि इतने आपको इतना क्या वजह क्या है इतने कहां से है, मुझे तो ये नहीं समझ आई। बच्चे तो झूठा रोना ऐसे रोते हैं। वो कहता है कि मेरे आंसू खुश्क हो गए थे, मेरा चेहरा स्वेल कर गया था, स्वेलिंग हो गई थी मेरे चेहरे पे, लेकिन रिकॉर्ड बनाने का जोगे भाईजान का जुनून सवार था। वैसे ऐसे ऐसे दीवाने मौजूद हैं दुनिया में, ऐसी ऐसी अनोखी हरकतें करते हैं। 7 दिन तक ये शख्स रोता रहा है, मुसलसल 7 दिन तक, और उसे फिर जो है नजर आना बंद हो गया। मुसलसल 7 दिन रो कर, मतलब ये रो कैसे रहा है? मुझे वो बच्चे समझ आ गए ना, छोटे बच्चे। रोने से ज्यादा इनके ओवर एक्टिंग पे जो है ना ज्यादा वो ख्याल आ रहा है कि ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रही है। आप देखें तो सही, रोने यार आप खुद से कैसे रो सकते हैं? उसका मतलब मुझे जब आपकी कोई वजह नहीं है रोने की, सिर्फ गिनीज बुक में आपने अपना नाम दर्ज करवाना है, तो आप कैसे रो सकते हैं? हाँ, तो आप आर्टिफिशियली, मैं आपसे कहूँगा मुझे रो के दिखाएं। नहीं, बिल्कुल जब आप नहीं अंदर से रोना नहीं आएगा, आप कैसे रोएंगे? लेकिन उसने अपना नाम लिखवाना था ना, रिकॉर्ड होल्डर तो वो बन गया है, लेकिन फिर उसे नजर आना बंद हो गया था। 7 दिन तक गिनीज बुक में नाम करवाने के लिए कुछ भी करें, आपका नाम दर्ज हो सकता है, कुछ भी ऐसी हरकत करें। मतलब ठीक है ना, उसका दिल करता होगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही वो ऐसे होते नहीं है, छोटे बच्चे को चीज़ चाहिए, जान बूझ कर ऊंची ऊंची रोते हैं, मुंह बना के मुख्तलिफ किस्म के। तो मुझे तो ये वही गंदी सी अजीब सी हरकत लग रही है। खैर, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद अब आपसे कुछ सियासी मंजरनामे के हवाले से बात कर लेते हैं। वैसे तो हुकूमत की तरजीहात में तो सिर्फ इलेक्शंस ही हैं, क्योंकि इलेक्शंस कब करवानी है। ये गवर्नमेंट गुड बाय करके निगरान सेटअप को वेलकम करेगी, और फिर निगरान सेटअप जो है वो इलेक्शंस करवाने के बाद नई हुकूमत मुआर्ज़े वजूद में आएगी। फिर वो 5 साल पूरे करती है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले इलेक्शंस का मरहला, इलेक्शंस होने हैं नहीं होने हैं, असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, इलेक्शंस 90 रोज़ के अंदर होंगे या 60 रोज़ के अंदर होंगे, नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन के लिए वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और इसके साथ साथ निगरान वजीर आजम कौन होगा। IMF के साथ जो हमारी डील हुई है, जो हमें अभी तक 3 अरब में से आधा कर्ज तो मिल गया है, आधा हमें फरवरी में मिलेगा, उसके बाद आगे उनके साथ मामला क्या तय पाए हैं, क्योंकि मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, अदरवाइज डिरेल हो जाएगी। आपने ये कहा कि हुकूमत की तरजीहात में इलेक्शंस हैं,
लेकिन बातों की हद तक है, अमली तौर पे बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ये जो हुकूमत है ये कोई इंतखाबात को लेकर संजीदा है। वैसे तो हमारा आइन ये कहता है कि 90 रोज़ असम्बलिया तहलील होने के 90 रोज़ के फ़ौरन बाद इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन आइन और भी बहुत कुछ कहता है और आपको पता है कि इधर आइन के साथ क्या कुछ खिलवाड़ होता रहा है। भी कहता है कि ज़रूरत के तहत आइन भी जो है पामाल होता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आया कि इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे या नहीं। अच्छा, ये हल्का बंदियां, मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी वजह से नहीं, अगर ये होती है फिर तो कभी भी बर वक्त इलेक्शंस का इनेकाद मेक श्योर हो ही नहीं सकता। पुरानी हल्का बंदियों से अगर डिलिमिटेशन या सेंसिस में आप जाते हैं तो फिर पुरानी के तहत होते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। सर ये बताएं कि हर शख्स के जहन में ये सवाल है, क्या इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे या नहीं? आपकी सहाफती सियासी बसीरत क्या कहती है? आपको इलेक्शन नजर आते दिखाई दे रहे हैं मौजूदा हालात को अगर सामने रखा जाए? देखिए, हमें दो चीज़ों के साथ तज्जिया करना होता है। सियासत वो करें जिनका काम है, और वो ये है कि इस वक्त जब हम कहते थे 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट का एक वाजे जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीरी तौर पर मौजूद था कि हमारे पास ट्रुप्स अवेलेबल नहीं होंगे। एक तो वो सिचुएशन आई नहीं है। अब कुछ लोगों का तजिया ये है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इलेक्शन पहले हों और वो फरवरी या मार्च में चाहते हैं। कुछ लोग 28 फरवरी की तारीख दे रहे हैं, बिल्कुल देनी चाहिए। ये काम है कि लोग बात करते हैं, अपनी मर्जी से कहते हैं, सुनते हैं। हमें चेक ये करना है आईनी और कानूनी पोजीशन और उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था और आज क्या है, कि उन्होंने यही कहा था कि अक्टूबर में आप इलेक्शन करा लें तो सब कुछ अवेलेबल होगा। लिहाजा वो तो इस सेंस में तो इनकार अब नहीं हो सकता कि जी पहले आपने अक्टूबर का कहा था। अब इलेक्शन अगर नवंबर में हो जाते हैं पहले हफ्ते में 5 या 6 नवंबर को 90 दिन के हिसाब से, तो फिर उसके अंदर रुकावट कैसे आ सकती है? वो रुकावट तब आ सकती है, नंबर 1 कि जाती हुई गवर्नमेंट एक इत्तफाक राय से CCI में मुश्तरका मुफादात की कौंसिल में नई मरदमशुमारी को अप्रूव कर दे और उसको नोटिफाई कर दे, तो उसके नतीजे में कानूनी पोजीशन ये होगी कि आपको 4 महीने के अंदर नई हल्काबंदियां करनी है और इलेक्शन कराना है। मैं जहां तक समझता हूं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट आज के दिन तक यही है कि इलेक्शन टाइम पे हो जाए। और आज और कल में हम खबर सुनेंगे कि 42 अरब रुपए इकट्ठे इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट ने भिजवा दिए। लेकिन आमिर साहब फिर सर क्या वजह है और वो इतनी गैर यकीनी सूरत हाल क्यों है? हुकूमत खुद भी कंफ्यूज है इलेक्शंस को लेकर, अवाम में भी ये शुकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं शायद इलेक्शंस नहीं होंगे। फिर एक और चीज़ बहुत सुनने को मिल रही है, ये जो इंटरिम सेटअप आएगा, निगरान हुकूमत आएगी, ये ज़्यादा अरसे तक चलेगी जब तक हालात ठीक नहीं होते। कुछ ऐसी इम्कानात भी मौजूद हैं सर? देखिए, मैं वो एक सिचुएशन आपको बयान की, दूसरी जब निगरान हुकूमत आ जाएगी फिर पता चलेगा इस्टेब्लिशमेंट का उसमें क्या किरदार है। और मुश्तरका मुफादात की कौंसिल से अगर ये अप्रूव नहीं होता तो निगरान गवर्नमेंट ने तो नहीं करना। फिर क्या होगा? क्या आप बराह रास्त कह देंगे कि अभी हमें मईशत ठीक करनी है, फाइनेंशियल मामला ठीक नहीं है, निगरान हुकूमत एक एडवाइस जारी करे, और जो कि बहुत मुश्किल काम होगा क्योंकि इस वक्त आपने जिस मिन्नत तरले के साथ जहां मिलिट्री डिप्लोमेसी मौजूद है UAE और सऊदी अरब के साथ, वहां शहबाज शरीफ की जो मिन्नत तरला था MD IMF के साथ, जो हमारा इस्लामिक बैंक है उसके साथ, सबके साथ बातचीत करना, 20-25 मुल्कों के साथ जहां जाना, बगलगीर होना, बात करना और मिन्नत तरला करके पैसे लेना और हालात साजगार बनाना, वो इसलिए नहीं हो रहा कि जी जो टेक्नोक्रेट आएंगे तो वो मईशत ठीक करेंगे। यहाँ टेक्नोक्रेट के नाम पे जनरल मुशर्रफ ने 3 साल हुकूमत की, फौजी हुकूमत थी लेकिन टेक्नोक्रेट थे उसके अंदर, बाद में सियासत शामिल हो गई। यहाँ माजी में कई दफ़ा तजर्बात हुए। ये जब तक कौमी इत्तफाक राय नहीं होगा कि हमें कुछ चीज़ों को ठीक करके चलाना है और मुल्क को चलाना है, तो ये ठीक नहीं होगा। और ये ना इस्टेब्लिशमेंट अकेले कर सकती है और ना कोई एक सियासी या 2 सियासी जमातें मिल के कर सकती हैं। आपको इलेक्शन कराना होगा, जैसे भी हाल हो। आप कट टू साइज PTI को कर चुके हैं। PTI ने 9 मई के बाद अपने आप को खुद इस पॉलिटिकल अंजाम तक पहुँचाया कि जहाँ उसकी पार्टी के 2-3 हिस्से बन चुके हैं, कि यानी ये खुद खान साहब, फिर परवेज़ खटक साहब और अलीम खान वगैरह, ये अलग बैठे हुए जहांगीर 3 पार्टियां बना के, और भी मजीद शिकस्त रिख्त होनी है। लेकिन मुझे तो इलेक्शन नवंबर में नजर आ रहे हैं। आज के दिन तक निगरान हुकूमत के बाद अगर कुछ एक्शन चेंज हो जाते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का दावा है, लेकिन IMF के साथ आपका एक रिटर्न एग्रीमेंट और वो हुकूमत पाकिस्तान का एग्रीमेंट है, जैसे
खान साहब ने उस एग्रीमेंट को तोड़ा था, तो ये फिर मिन्नत तरला करके अब आपको स्टैंड बाई प्रोग्राम बनाया। यही बात ना, तो जो पीटीआई की गवर्नमेंट आईएमएफ से क्या मुआहिदा करके किन शराइत पे कर्जा लिया, उसके बाद उन्होंने उनका जो ट्रस्ट ब्रीच किया वो भी नहीं पता। अभी ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, इन्होंने किन शराइत पर कर्ज लिया है, क्या इनकी सेटलमेंट हुई है, ये भी अवाम को नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है कि बिजली का जो है वो टैरिफ मज़ीद बढ़ा दिया गया है, वो यूनिट 50 रुपये में मिलेगा और उसके बाद पेट्रोल सस्ता करके 10 रुपये, आगे कोई पता नहीं 15 दिन के बाद उसको मज़ीद महंगा कर दे। बट अभी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अभी जो आमिर साहब अमेंडमेंट हुई है उसके मुताबिक सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है, इसके अलावा कोई और इदारा अनाउंस नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन कहाँ पर है, उसका कोई रोल क्यों नहीं है? और लास्टली ये भी ऐड कर दीजिए, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से क्या नाम है सामने? देखिए मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन का रोल तो तब शुरू होगा जब निगरान हुकूमत आएगी, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स एक दफ़ा करेगी, उसकी इजाज़त मिलेगी और फिर मशरूत हो जाएगी, जैसे कि पंजाब और केपी में हुआ, लेकिन वहाँ पे हालात और थे। तो इलेक्शन कमीशन उससे पहले अगर किरदार अदा करेगा तो वो उसका किरदार नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी तरफ से समरी नोट मूव हो चुका हुआ है, 42 बिलियन जो बजट में रखे गए पैसे हैं इलेक्शन के लिए, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री आज ईसीसी से या कल और फिर कैबिनेट से बाई सर्कुलेशन या मीटिंग के जरिए वो पैसे अप्रूव होंगे और वो चले जाएंगे, क्योंकि बजट में एलोकेशन मौजूद है। इलेक्शन कमीशन का जो काम है प्रायर टू अनाउंसमेंट, वो अपना काम कर रहा है, ट्रेनिंग करनी है स्टाफ की, वो कर चुका है। इन्होंने पैसे आने हैं, टेंडर देने हैं बैलेट पेपर्स के लिए, बैलेट बॉक्सेस के लिए, जो कुछ भी करना है वो अपना काम सिकंदर सुल्तान राजा। अच्छा आमिर साहब, आपको लगता है वैसे कि हुकूमत संजीदा है इलेक्शंस को लेकर, इलेक्शंस के बरवक्त इनेकाद करवाने पर? आपको बज़ाहिर लगता है, क्योंकि इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि नून लीग चाहती है कि जब ये इलेक्शन में जाएं उससे पहले जो हमारी इकोनॉमी है वो ज़रा संभल जाए, उसके बाद ताकि फेस सेविंग हो, हम आवाम के पास जाएं। डिलेइंग टैक्टिक्स की एक ये भी वजह करार दिया जा रहा था। देखिए डिलेइंग टैक्टिक्स है ही नहीं, आइन के अंदर इन्हें 12 अगस्त को चले जाना है, ये दो दिन पहले तोड़ देंगे तो 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। गवर्नमेंट जाहिर चाहेगी पॉपुलर हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये दूध शहद की नहर ले आए ना, शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन में आवाम के सामने नहीं होंगे, वहां पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज वहां पे मुकाबले में उन्होंने बयानिया बनाना है। मुझे बताएं जब 9 अप्रैल हो रही थी, इमरान खान साहब की पोजीशन क्या थी? वो पस्ती की इंतहा पे थे, लोगों के अंदर बड़ा इश्तियाल था उनके खिलाफ और बड़ी पजीराई थी कि जी ये आ रहे हैं और ये संभाल लेंगे, और आज ये दोनों फंस गए हैं। वो नाम नहीं लेते अपने पौने 4 साल इक़्तिदार का कि क्या था क्या नहीं है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि नवाज शरीफ का जो अब बयानिया 3 महीने से ये गवर्नमेंट भी चला रही है कि नवाज शरीफ का 2013 से 2018 तक पाकिस्तान कैसा था, वहां पे क्या काम हुए थे और किस तरह मईशत को उस वक्त जो रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू किया, जिसको बनाने वाले, मानने वाले, चलाने वाले सब मान चुके हैं यहाँ हमने ये गड़बड़ की थी और हम अब सियासत से पीछे हट रहे हैं। अब तक नासिर खोसा साहब मैदान में मौजूद हैं, हफीज शेख मौजूद हैं, 3-4 नाम और भी हैं, लेकिन अब मीटिंग्स कल इनकी होगी, पीडीएम के इत्तेहादियों की जुमे के दिन मीटिंग होगी, उसके अंदर बुनियादी खदोखाल होगा, लेकिन नाम उस भरे मजमे में भी नहीं आएगा। वो चंद मखसूस लोगों के पास होगा और अभी अगस्त के पहले हफ्ते में ही फाइनल, जब 2-3 नाम हो जाएंगे हम भी शेयर करेंगे लोगों से, लेकिन इस वक्त नासिर खोसा और हफीज शेख आ गए। लेकिन राना साहब ये नैरेटिव क्या होगा? आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब तो आएंगे, इससे पहले बड़ा तगड़ा नैरेटिव था पीएमएलएन के पास, वोट को इज्जत दो, लेकिन जब पीटीआई रुखसत हुई और इक़्तिदार में पीडीएम आई तो वो नैरेटिव भी चला गया। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब 2013 से 18 अपनी जो है साबिक कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम के पास जाएंगे और आवाम को कोई ना कोई ऐसा मंजन बिक सकता है या उनसे बात कर सकते हैं? कोई तगड़ा नैरेटिव तो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा पीएमएलएन के पास। देखें सियासत है ही चूरन मंजन बेचने का, हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर हम कहते हैं कि इमरान ने साइफर का चूरन मंजन बेचा था, कामयाब हो गया और वो अपनी पिछली पौने 4 साल की हुकूमत को धो गया, तो ये नवाज शरीफ के आने के बाद आपको मैं बताऊं तो लोग पीएमएलएन के नाराज हैं, खामोश हैं, और लोगों को जो नई गवर्नमेंट आई पीडीएम की एकदम उम्मीद थी और वो बिल्कुल पीछे हट गए। वो सारे के सारे, एक होप होती है ना लीडर के साथ आने की, या नहीं होती, बस यही इलेक्शन होता है कि खान इलेक्शन में होगा या नहीं होगा, तो वो पीटीआई के लिए होगा। असल में ना हमने चूरन मंजन बेचने वालों को आगे किया हुआ है, सही डॉक्टर्स को अगर आगे किया होता तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी की सियासत की ये सूरत हाल ना होती। बहुत शुक्रिया, आमिर इलियास साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही सूरत हाल है हमारी, जिनको भी आगे किया है अवाम ही जिम्मेदार है, आगे अवाम ही वोट देकर उनको बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी ऑप्शंस हैं उन महदूद ऑप्शंस के अंदर तो फिर यही हीरे जो चुन के हमने पार्लियामेंट में बिठाए हैं यही है।
आगे बढ़ते हुए बड़ा ही अहम सवाल जो कि हर घर के अंदर होता है कि वॉच टाइम, आपका स्क्रीन टाइम आपको बच्चों को कितनी देर के लिए देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप बिजी होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो वो अपना लैपटॉप, अपना टैब या मोबाइल कुछ प्ले करके, कुछ गेम्स ओपन करके बच्चों को दे देते हैं कि आप खेलें, और बच्चे सुबह से शाम तक बजाय कि फिजिकल एक्टिविटी करने के उस सुबह से शाम तक अच्छा, इसमें ना माएँ बड़ी खुश होती हैं कि ठीक है बच्चे अपने ध्यान लगे हुए हैं, बच्चे देख रहे हैं, हमारी भी जान खुलासी है, हम भी अपने काम कर लेंगे, हम भी अपने खाने पकाने के काम निपटा लेंगे। लेकिन इस सारे मामले में इतनी बड़ी गफलत और लापरवाही है। आपको पता है कुछ ऐसी गेम्स हैं और उन गेम्स में वो बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिसकी लत में इस तरीके से नौजवान मुब्तला हुए हैं, बच्चे मुब्तला हुए हैं कि उन्होंने उस गेम को रियलिटी में जो है ना उसको करने की कोशिश की है, और कितने लोग जो हैं उन्होंने वो मारे हैं, ख़ानदान के लोगों को मार दिया है। तो ये एक जहनी बीमारी है या फिर कुछ और चीज़ है, क्योंकि इस पे आए रोज़ ऐसे वाक़यात हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर सदाकत अली साइकेट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो माँ बाप जान छुड़ा के और बच्चों को पकड़ा देते हैं फ़ोन, और बच्चों को इतनी आगाही नहीं है, वो तो एक टच करते करते पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। ये जो इसका स्क्रीन टाइम का बढ़ता हुआ रुझान है, ये कितना अलार्मिंग है और बच्चों के नफ्सियात पर कितना असरअंदाज होता है? ये तो बच्चों को तबाही के रास्ते पे डालने वाली बात है। जो वालिदैन ये सोच के करते हैं कि ये मॉडर्न गैजेट्स हैं तो यकीनन हमारे बच्चों को इससे फ़ायदा होगा, फ़ायदे वाली जगहों पे जाएंगे तो फ़ायदा होगा, नुकसान वाली जगहों पे जाएंगे अगर इंटरनेट पे तो नुकसान होगा। और सही तौर पर जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, ख़ास तौर पर जो भी 2, 4, 5 साल के बच्चे हैं, उनके लिए ये ममनू होना चाहिए। उनके लिए तो वालिदैन को कदम ब कदम उंगली पकड़ के उनकी रहनुमाई करनी चाहिए कि ज़िंदगी में आगे उनके लिए क्या अहम बातें हैं जो उन्हें समझने की ज़रूरत है इस वक्त। और ये जो कंप्यूटर उनके हवाले किया जाता है या स्मार्टफोन अपना उनको पकड़ा देना है, ये उनके अंदर जो एनिमल है, हर इंसान के अंदर एक एनिमल परवान चढ़ रहा होता है और साथ साथ एक इंसान परवान चढ़ रहा होता है। और ये जो इस तरह की गेम्स है, जैसे ये पबजी गेम जो है, ये तो अब दुनिया भर अच्छी तरह जानती है कि ये इस कदर इश्ताल दिलाती है, मुतशद्दिद रवैये इससे जन्म लेते हैं, एग्रेसिवनेस पैदा होती है। वजह से वो जो एनिमल सेल्फ है इंसान का, जिसमें रकाबत एक बहुत अहम बात है, और सिबलिंग रेवलरी जिसको कहते हैं, यानी बहन भाइयों से रकाबत दुनिया में बड़ी एक तस्लीम शुदा हकीकत है। एक छोटा बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसके बड़े बहन भाई उसकी आंखों में उंगलियां मारते हैं और वो उसको पसंद नहीं करते कि ये हमारा कोई कंपेटिटर या शरीक आ गया। तो ये हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ है कि हमारे अंदर का जो जानवर है उसको टेम करने की ज़रूरत है, और उसको इंसान को परवान चढ़ाने से बात बनेगी। और इंसानियत का जो पहलू है वो तमाम दुनिया में पसे पड़ता जा रहा है। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी ऐसे कवानीन बन रहे हैं जो कि इंसानियत को परवान चढ़ाने की बजाय उसके अंदर के जानवर को मजबूत करते हैं, मन मर्जी के काम करने की उसको मोटिवेशन मिलती है, वो अपने। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अमेरिका जैसे ममालिक हैं जहाँ के बहुत साइंस की तरक्की भी है, वो आप समझें कि आज़ादी के नाम पे वापस स्टोन एज में या डार्क एजेस में जाना चाहते हैं जहाँ वो नंग सर वैसे मैं यही बात हम बिल्कुल, अब ये गेम्स हैं, वैसे तो आप ऐप स्टोर को लॉक कर सकते हैं ताकि बच्चे खुद भी इसको डाउनलोड ना कर सके। अच्छा, पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी, बुनियादी जिम्मेदारी है तरबियत करने की, परवरिश करने की बच्चों की। माँ और बाप दोनों पर इक्वल है, लेकिन माँ चूँकि ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, अब उस पर घर की भी जिम्मेदारियां हैं, पूरा घर भी लेकर चलना है, खाना भी बनाना है, जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी पूछना है और बच्चे को भी देखना है। तो माएँ क्या होती है कि प्ले स्टोर पे कुछ पोइम्स या कुछ इस तरह से जो है वो कार्टून्स लगा के दे देती हैं। अभी वो बोल नहीं सकते, तब से वो कार्टून देख रहे होते हैं। तो ये ठीक है, एक गेम्स की तो हमने बात कर ली, ये कार्टून्स दिखाना, ये सब कुछ इसमें से कुछ भी ठीक नहीं है। बेसिकली बच्चों को उनकी उम्र के मुताबिक कुछ जिम्मेदारियां देने की ज़रूरत होती है, और जब हम बच्चों को जिम्मेदारियां देते हैं तो वो जिम्मेदार हो जाते हैं। जी। और
हम अपने प्यार और मोहब्बत की वजह से जो बचपन में खिलौने हमें नहीं मिले थे, अपनी नातमाम आरजुओं और तमन्नाओं को बच्चों में पूरा करके उनको स्पॉइल करते हैं। और बच्चों को असल में जरूरत ये होती है कि उनको उनकी उम्र के हिसाब से ऐसी जिम्मेदारियां दी जाए जिसमें उनको जरा स्ट्रेच करना पड़े, जरा थोड़ा सा। डॉक्टर साहब अगर आप इसको मजीद एक्सपैंड कर दें, इसको जिम्मेदारियों के हवाले से। अब जो बच्चा है 1 से 3 साल का, फिर 4-5 साल में वो बोलना चलना और फिर स्कूल जाना शुरू कर देता है, क्या छोटी छोटी जिम्मेदारियां उनको दी जाए? कि पहली बात तो यह है कि माँ जब घर में कोई काम काज करती है और उसके साथ कुछ बच्चे हैं जो 5 साल का, 4 साल का या 7 साल का बच्चा है, तो वो बच्चों को अपने काम काज में थोड़ा साथ लगा सकती है। जैसे वो बर्तन धो रही है तो वो बच्चे को कहे उधर रख दो। हाँ। या बच्चा अपनी किताबें, जो 4 साल 6 साल का बच्चा है तो उसको किताबें अपनी सेट करने के लिए कहा जाए, बस्ता बनाने के लिए कहा जाए। 8-7 साल का बच्चा है तो उसको बिस्तर बनाने के लिए कहा जाए, और उनको अलार्म लगा के खुद सुबह जागने की तरगीब दी जाए। उन्हें कपड़े बदलने के लिए खुद कहा जाए, उन्हें नहाने के लिए खुद कहा जाए, और अपने बर्तन भी अगर कोई बच्चा खाना खा के तो जाके तो साफ करता है, जरूरी तो नहीं कि माँ साफ करे। माँ को तो वो मामा पानी दे दें, मामा खाना दे दें, तो वो खा लिया है तो बर्तन उठा लें। माँ का तो रोल तो वो एक नौकरानी की तरह है बच्चों के लिए। नतीजे आपके सामने हैं, लेकिन हम इसको जुल्म समझते हैं बच्चों के ऊपर, और हम अपने लाडों में और प्यारों में बच्चे की हम स्पॉइल कर देते हैं। जिम्मेदार शहरी बनाने के बजाय हम उनके लाड उठा के एक्सप्लॉइट कर देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। पेरेंट्स को चाहिए कि गेम, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी एक वो पबजी का जिक्र किया, कोई भी ऐसी गेम जिससे मुतशद्दुद रवैये जन्म लेते हैं, जिससे आपके मिजाज में एग्रेसिवनेस पैदा होती है, तो पेरेंट्स को मना करना चाहिए अपने बच्चों को ऐसी गेम्स जिसके अंदर वो गन्स में एक दूसरे को मार रहे हैं। हाँ, और फिर अपने जिस तरह कि फिर अंदर का जो एनिमल होता है वो आपका सामने आ जाता है। तो इस गेम को रोकने के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को कम से कम रोकें। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो जनाब कुछ बात हो जाए अब क्रिकेट की, और अभी हम कुछ ही लम्हे बाद आपको ये खबर देंगे कि पाकिस्तान ने जो श्रीलंका में पहला टेस्ट मैच है वो जीत लिया है। कल हमने सेकंड इनिंग्स में श्रीलंका के तमाम बैटिंग लाइन को उड़ा के रख दिया था, उसके बाद हमारे भी पाकिस्तान की ये कामयाबी होगी साउथ शकील के नाम। जी, ये पहले टेस्ट मैच की, हाँ पहले टेस्ट, ये कामयाबी का सेहरा साउथ शकील को जाएगा। और यकीनन बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान ने उन्हीं के होम ग्राउंड में, जिस तरीके से अल्लाह करे अभी कुछ लम्हे बाकी हैं, 8 या 6 रन गालिबन रह चुके हैं, और फिर ये पाकिस्तान के नाम कामयाबी का सेहरा होगा, तो इसमें हमारी टीम को क्रेडिट जाता है। और 6 रन बाकी रह चुके हैं, और ख़ास तौर पे इन मैचेस की अहमियत इसलिए है कि वर्ल्ड कप के लिए मोराल बुलंद होगा ना। आप उससे पहले कामयाबी हासिल करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बूस्ट होता है। श्रीलंका के होम ग्राउंड में ही एशियन वर्ल्ड कप भी होना है, तो उससे पहले आपका मोराल जो बूस्ट होगा वो आप इस एनवायरनमेंट को सब जाएंगे। एशिया कप जो है ना वो श्रीलंका में ही होना है, क्योंकि पाकिस्तान में तो सिर्फ 4 मैचेस होने हैं, जिसका ऐलान भी कर दिया गया है शेड्यूल मैचेस का। लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि हम इंडिया में जाने से पहले एक तो वहाँ के एनवायरनमेंट को, दूसरा एशिया कप के लिए ऑलरेडी एक ऐसे पिच पर खेल लेना, उनकी टीम स्ट्रेटजी की समझ आ जाना, फिर वहाँ पर पिचेस की समझ आ जाना, गर्मी कितनी है वहाँ पर, बॉलर्स के लिए फील्ड कैसी है, पहले बैटिंग करना साजगार है कि पहले बॉलिंग करना, ये सब बड़ा फायदेमंद होगा। इसी पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एक्सपर्ट नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब। मुझे ये बताइए कि अभी कुछ ही देर के बाद इंशाल्लाह हम ये मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच जीत जाएंगे, तो पूरा ओवरऑल मैं तज्जिया जानना चाहूँगी इस पहले टेस्ट मैच के हवाले से। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो जो बात की अभी के सऊद शकील जिस अंदाज से खेले इस मैच में, लेकिन एक और अच्छी चीज़ ये कि जैसे ही आपने सवाल ख़त्म किया और मैंने बातचीत शुरू की, तो इमामुल हक ने अपनी नेक्स्ट सेंचुरी मुकम्मल की। ये बड़ी क्रूशल हाफ सेंचुरी है उनकी, इस लिहाज से कि गॉल में चौथी इनिंग खेलना बहुत मुश्किल काम है। लास्ट मुझे याद है 2006 की सीरीज मैं भी कवर कर रहा था, यहाँ गॉल में मैच था, और सिमिलर तकरीबन इतने ही रन पाकिस्तान को चाहिए थे जब हम रात को सोने के लिए गए थे, और जब हम वापस आए थे तो अभी ग्राउंड पहुंचना मुश्किल हो गया था, पाकिस्तान टीम आउट हो गई थी और वो मैच पाकिस्तान तकरीबन कोई 35 रन से हार गई।
तो ये अच्छी जीत हम करार दे सकते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें दिखाई दी इस टेस्ट मैच में वो हमारा माइंड सेट था। हाँ। हमारा जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है वो आधे से बढ़ गया था। जो हम कभी खेला करते थे 2.5, 3, अब हम हमारा स्ट्राइक रेट 70s में था, जो हमारा 30s में हुआ करता था। तो ये बहुत बड़ा फर्क था। उसने हमारे मोरल को नहीं गिरने दिया, स्कोर बोर्ड चलता रहा जो सारी दुनिया करती है। अच्छा नसीम साहब, फिर इसमें हमने एक और चीज भी देखी पूरे टेस्ट मैच में, ये मैंने देखा कि जिस खुद एतमादी के साथ हमारी टीम मैदान में उतरी है, जिस एतमाद के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज ही कुछ और थी, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप किस उम्मीद और किस एतमाद के साथ जा रहे हैं मैदान में। बिल्कुल, देखिए आपने अपना माइंड सेट बदला था, आप थोड़े से एग्रेसिव आके खेले थे। जो आपकी 4 विकेट जल्दी गिर गई थी, आपकी उस पार्टनरशिप पे जो 177 रन की हुई थी आगा सलमान और सऊद शकील की, वो आपकी मैच का टर्निंग पॉइंट है। तो आपने वो रन बॉल से ज्यादा बेहतर की थी, जो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं हम कहाँ रन बॉल खेलते हैं, लेकिन वो हमने रन बॉल से ज्यादा बेहतर की थी। और वही फर्क था, अगर हम वहां पे स्लो खेल जाते तो हम जो पिछले ये 11वां टेस्ट मैच था जिनमें से हम 1 टेस्ट मैच जीते थे, हमें 5 टेस्ट मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो रेड बॉल क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान की कारकर्दगी में जमीन आसमान का फर्क था। रेड बॉल में हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे जी। तो 11वें टेस्ट मैच में ये दूसरी फतह इंशाल्लाह हमें अब 5 रन रह गए, जरूर हासिल होनी चाहिए। इसमें एक अच्छा टीम वर्क करार दिया जाएगा, लेकिन जो हम लीड लेने में कामयाब हुए 149 रन की क्रूशल मैच फंसने के बाद, हमारी बैटिंग के कोलैप्स होने के बाद, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मैच। क्योंकि 150 रन पहले श्रीलंका ने उतारने थे, फिर बैटिंग करनी थी, और जो हदफ था वो 130 रन पे, यहाँ पे बहुत टीमें आउट हुई। अगर आप बॉल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 130-140 रन में बहुत टीमें आउट हुई और श्रीलंका मैच जीता है। तो इट्स अ वेरी गुड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान फॉर टेस्ट क्रिकेट, और हमने वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का अच्छा आगाज किया है, जो अच्छी चीज हम जरूर करार दे सकते हैं। कॉन्फिडेंट आगाज किया है, कॉन्फिडेंट आगाज किया है, और फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा बनाए हैं। लेकिन नसीम साहब ये देखिए, सऊद शकील की अगर हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो क्या वो वनडे में या फिर ये जो आगे T20 है, T20 तो बहुत फास्ट पिच होता है, बट वनडे के अंदर तो स्टेबल प्लेयर्स चाहिए ना, जिनमें स्टेबिलिटी होती है, जो कि विकेट को रोक कर रख सकते हैं, बट रन रेट ज़रा हाई होना चाहिए कि फौरी रन्स बनाए। तो क्या वनडे स्क्वाड में अपनी जगह बना सकेंगे? क्योंकि अभी तक तो एशिया कप के लिए भी उनका नाम नहीं है और वर्ल्ड कप के लिए भी नहीं है। देखिए मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि सऊद शकील को हमने स्पेसिफिक किसी फॉर्मेट के लिए रखा हुआ है। हालांकि जब हम शान मसूद को चेक कर सकते हैं, हम इमामुल हक को वनडे में खिला सकते हैं, हम तो व्हाई नॉट सऊद शकील ने जिस तरह रन बॉल बैटिंग की है। और फिर अगर हम अपनी ओडीआई टीम देखते हैं तो हमें 5 नंबर पे कहीं इफ्तिखार ने भी तो बड़ा उम्दा टेस्ट मैच में ही परफॉर्म किया था, चाचा इफ्तिखार ने भी, और फिर उसके बाद उनको इतना अप्रिशिएट किया गया। और स्टेबिलिटी जो होती है वही ठहराव ही तो एक प्लेयर में चाहिए होता है। ठहराव भी चाहिए, फिर इंडिया की प्रेशर कंडीशन जो वर्ल्ड कप में होंगी, हमारा कौन सा खिलाड़ी यहाँ से भी तगड़ा है, यहाँ से भी तगड़ा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वहाँ पे सिर्फ आपकी सलाहियतों का गेम नहीं होगा, वहाँ पे आपकी मेंटल टफनेस भी चेक होगी, असाब का नफ्स का भी मुकाबला होगा। बिल्कुल होगा। देखिए आसाब की जंग होगी वो, अगर सच्चाई से देखा जाए तो उस जंग के अंदर हमने देखा था कि वो खिलाड़ी ज्यादा कामयाब हुए, बहुत टैलेंटेड थे, जो बहुत टैलेंटेड थे। उनकी एग्जांपल मैं आपको बता दूं, साजिद अली, मंसूर अख्तर, ये जब इंडिया के खिलाफ खेले, जाहिद फजल बहुत रन किया करते थे, लेकिन इंडिया के खिलाफ कैरियर उनका आर या पार हो गया, और या तो वो खड़े हो गए, जो यहाँ पे परफॉर्म कर गया वो उसके बाद बहुत लंबी क्रिकेट खेला, और बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे जाहिद फजल, और मैं बहुत सारे नाम आपको गिना सकता हूँ जो बड़ी क्रिकेट नहीं खेल सके। उनका मैच शारजा में इंडिया के खिलाफ जब हुआ और उस टूर पे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो उसके बाद फिर वो नहीं सर्वाइव कर सके पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। तो ये एक ऐसा मौका होता है हमारे प्लेयर्स के लिए कि वो उनका कैरियर या तो बना देता है या कैरियर उनका। अच्छा नसीम साहब ये बताइएगा, हमने इस मैच की कामयाबी पर तो बात की,
लेकिन इस पूरे मैच के दौरान लूप होल्स कहाँ पर आपको नज़र आए? साउथ शकील की यकतरफा कह सकते हैं उनकी एक मेहनत थी जिन्होंने काया पलटी है, वरना तो तकरीबन मैच के जो जीत के आसार थे हमारे ख़त्म हो चुके थे, कम थे। अब आपको क्या लगता है, अगर क्रिटिकल एनालिसिस करें हम इस मैच का, तो कहाँ कहाँ हमें बेहतरी की ज़रूरत महसूस हुई है? देखिए, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग डिपार्टमेंट से बिल्कुल मुतमईन नहीं। इसकी वजह यह है कि आप अपने जो 2 फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं, आपकी नजरें इस जानिब जमी हुई है कि हमने उनको खिलाना है एशिया कप, हमने उन्हें खिलाना है वर्ल्ड कप। और फिर जब हमने देखा कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए सिवाय उसके कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो पहला स्पेल किया था, बहुत ज्यादा चार्म दिखाई नहीं दिया। श्रीलंका के फास्ट बॉलर भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, हमारे फास्ट बॉलर ने भी स्ट्रगल किया। उस लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो नसीम राजपूत साहब, अभी आपको भी, बल्कि आप तो मैच देख ही रहे होंगे, पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीत गया है। अपने नाजरीन से ये खबर भी शेयर कर, श्रीलंका के अंदर इस वक्त मैच विनिंग मनाजिर आप देख रहे हैं। 4 विकेट से पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल की है। सरफराज और इमाम जो है, सरफराज क्रीज पर मौजूद थे और 4 विकेट से पाकिस्तान ने श्रीलंका को मैच में शिकस्त दे दी है। तो ये पूरी हमारे देखने वाले व्यूवर्स को, पूरी कौम को इसकी मुबारकबाद। 131 रन का हदफ जो टारगेट था वो पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया है। ये 2 टेस्ट मैचेस हैं जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हैं और श्रीलंका में ही खेले जा रहे हैं, उन्हीं के होम ग्राउंड में। और पहला टेस्ट मैच जो है वो जीत चुके हैं पाकिस्तानी शाहीन। 131 रन का टारगेट था दूसरी इनिंग्स में और 6 विकेटों पर पाकिस्तान ने ये टारगेट अचीव कर लिया है। और ऑब्वियसली साउथ शकील को क्रेडिट जाता है। 2 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है और इस मैच की फतह का सेहरा साउथ शकील के सर होता है, जिन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दी और मैच की काया पलटी है। 131 रन का हदफ पाकिस्तान ने 6 विकेट्स पर हासिल कर लिया है और इस तरह पाकिस्तान को 2 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। ये वैसे पाकिस्तान को फ्यूचर में आगे जिस तरह वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, हम बात कर रहे थे, कामयाबी के लिए, फतह के लिए, पाकिस्तान के लिए, जो इस मैच के बाद जो पाकिस्तान का मोराल अप होगा, जो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस मज़ीद बिल्ड होगा, उसके लिए ये फतह जो है बहुत अहमियत की हामिल है। और आपको पता है कि अभी हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, उन शाहीन अफरीदी जो कि एक बड़ी लॉन्ग इंजरी के बाद वापस उन्होंने कम बैक किया है, तो वर्ल्ड कप से पहले इस तरह से ये टेस्ट क्रिकेट खेलना उनके स्टेमिना बूस्ट करने के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो अभी जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के जो 2 मैचेस हैं श्रीलंका के होम ग्राउंड में श्रीलंका के साथ खेले जा रहे हैं। इमामुल हक को भी हमें नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने 50 रन किए हैं। इमामुल हक की कारकर्दगी बिल्कुल कर ली है। दूसरी इनिंग्स में इमामुल हक ने 50 रन स्कोर किए हैं। कल तक तो जो सूरत हाल थी हमारी टीम की, उसमें तो हमारे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और जिस तरह से कल की सूरत हाल थी तो शुक्र अदा किया कि भाई इनिंग्स जल्दी खत्म हो गई, वरना पता कोई नहीं कि बाकी लोग भी आउट हो जाते। बट आज जब खेल का आगाज हुआ तो बड़ा अच्छा कमबैक किया गया और 131 रन का जो टारगेट था दूसरी इनिंग्स के लिए, उसमें पाकिस्तान ने 6 विकेटों के जो है वो 4 विकेटों के नुकसान पर, अल्लाह करे फतुहात का ये सिलसिला पाकिस्तान का बरकरार रहे। अगला जो एक मैच रह गया है उसमें भी हमारी टीम कामयाबी हासिल करे और फिर आगे वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उससे पहले एशिया कप है, बार बार भूल जाते हैं हम, एशिया कप है, एशिया कप है, वर्ल्ड कप ज़्यादा अहमियत का हामिल है, मैंने इसलिए उसका जिक्र किया। और एशिया कप के लिए जो ऐलान हुआ है वो है जी, जो इफ्तिताही मैच है वो 30 अगस्त को होगा, पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान स्टेडियम में होगा और एशिया कप से पहले ये पाकिस्तान के लिए कामयाबी है। चौधरी अशरफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, पाकिस्तान ने बिलाखिर कामयाबी हासिल की है इस मैच में, जरा बताइएगा, हमारे व्यूवर से भी शेयर कीजिएगा। तो ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए बड़ी जरूरी थी क्योंकि पाकिस्तान को इसी गोल्ड टेस्ट में के जो श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच खेला था तो पाकिस्तान को 200 रन से ज्यादा से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। एक ऐसी विकेट जिस पर स्पिन बॉलर छाए हुए थे, ऐसे में इमामुल हक की जुम्मेदाराना इनिंग्स जो है ये मैच की आज जो विनिंग है ये इसका सेहरा इमामुल हक को जाता है। बहुत शुक्रिया, चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान ने गोल्ड टेस्ट जीत लिया है, पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। गोल्ड टेस्ट मैच के आखिरी ओवर में पाकिस्तान ने 48 रन पर
3 खिलाड़ियों के नुकसान पर इनिंग्स का आगाज़ किया था। कप्तान बाबर आजम जल्द विकेट गंवाकर चलते बने हैं, जबकि सऊद शकील को रमेश ने पवेलियन की राह दिखाई है। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक ने 8, शार मसूद ने 7, बाबर आजम ने 24, नुमान अली ने रन आउट हो गए। 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 24 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगा। 2 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज है और पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है। और पाकिस्तान को इस तरह 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। पाकिस्तान ने पहले ही टेस्ट मैच में ये कामयाबी हासिल की है। 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज़ का दूसरा मैच अब 24 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गोल्ड टेस्ट मैच में श्रीलंका को 4 विकेट से पिछाड़ा है और इस तरह पाकिस्तान को इस सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो चुकी है। और इसमें सऊद शकील और इमामुल हक की जो है कारकर्दगी वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इन दोनों खिलाड़ियों का पाकिस्तान को फतह दिलाने में बहुत अहम किरदार रहा है और इस तरह 131 रन का हदफ पाकिस्तान ने 6 विकेट्स पर हासिल किया है। चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर से बात करते हैं। चौधरी अशरफ साहब, ये बताइएगा आज के मैच की सूरत हाल। जी बिल्कुल, आज जो खेल का 5वां रोज है उसमें पाकिस्तान को 83 रन चाहिए थे और पाकिस्तान की मजीद 3 विकेटें उस 83 रन को हासिल करने में गिर गई, जिसमें सरफराज भी आउट हो गए, बाबर आजम भी आउट हो गए। लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी जो पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज इमामुल हक, जिन्होंने ज़िम्मेदाराना इनिंग्स खेली और पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा किया। उसके साथ साथ मैं सऊद शकील की एक मरतबा फिर तारीफ करूंगा कि आज उन्होंने जो 30 रन की इनिंग्स खेली वो बड़ी शानदार और तेज खेली, जिसमें उनके 6 चौके भी शामिल थे। तो सऊद शकील ने अपने इंतखाब को एक मरतबा फिर दुरुस्त साबित किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह पाकिस्तान का उन्होंने पहली इनिंग्स में 208 रन बनाए और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 30 रन तेज तरीन खेले। इमामुल हक ने 50 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान का अब टेस्ट क्रिकेट में जो ग्राफ है और ये यंगस्टर प्लेयर्स वो हैं जो अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इसमें शान मसूद के हवाले से थोड़ा सा बात की जा रही। शान मसूद ने एक गलत शॉट खेलकर 7 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने पहले इनिंग्स में जो रन बनाए थे उसकी वजह से उनकी तारीफ भी की जा रही है कि वो एक अच्छे और मंजे हुए वो प्लेयर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ, आपने मैच के बारे में हमें अपडेट किया। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी वो तमाम ख़वातीन जिनके पास रेडी होने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता, सारा दिन किचन में मसरूफ़ होती हैं और उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि वो अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम कर सकें, तो ऐसी चीज़ें अब मार्केट में आ चुकी हैं कि आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप परमानेंट मेकअप करवा सकते हैं। लेकिन परमानेंट मेकअप करवाते हुए बड़ी ख़वातीन रिलक्टेंट भी होती हैं, पता नहीं हमारी स्किन ख़राब ना हो जाए। परमानेंट मेकअप का क्या मतलब है कि आपका मेकअप बरकरार रहेगा? मतलब वो आप सो के भी उठेंगे तो मेकअप रहेगा, ये मतलब ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो एस्थेटिक डॉक्टर इरीज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और स्किन हमारे ये परमानेंट मेकअप नुकसानदेह होता है या नहीं होता है, इस पर लाजमी बात कीजिएगा। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग डॉक्टर इरीज। मुझे ये बताइए कि परमानेंट मेकअप यहीं से कि हम क्या सो के भी उठेंगे तो हमारे फेस पे ऐसे परमानेंट मेकअप होगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। वाकई में? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। यानी कि पहले जो बेचारे शौहर डर जाया करते थे रात को बीवी सोई सुबह उठी और है, वो अब नहीं होगा। यानी कि जो शौहर जो हस्बैंड है उनका ये मसला हल हो गया है। बिल्कुल हल हो गया। सो के भी उठेंगी मेकअप है और उसी तरह हाँ बिल्कुल कहीं फंक्शन में भी जाना, सो के उठे तो सुबह उसी तरह ड्रेसिंग देखिए ना। और आमतौर पे अक्सर मर्दों को शिकायत क्या होती है कि जी हमारी बहुत टाइम लेती है तैयार होने में। तो अब ये कि खवातीन रेडी होती हैं और मर्दों को टाइम लग रहा होता है। हाँ जी, अब बताइए अच्छा क्या आइटम्स हैं जो परमानेंट मेकअप में हो सकते हैं? परमानेंट मेकअप में आईब्रोज की माइक्रो ब्लीडिंग, और इसमें एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है कि अक्सर खवातीन को ये शिकायत होती है कि जी हम सैलून जाते हैं, हम प्लकिंग करवाते हैं, हमारी शेप हर दफ़ा चेंज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो आपकी कोई शेप भी चेंज नहीं कर सकता, वो ख़राब भी नहीं हो सकती है। प्लस ये कि आपको अगर बार बार जैसे पेंसिल लगानी पड़ती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ। बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा होता है। अच्छा, वो हम बाद में आएंगे कि उसको बेसिकली आपने करवाते हुए किन की चीज़ों का ख्याल करना है। लेकिन इसके अलावा ब्लश ऑन भी होता है,
परमानेंट ब्लश। यस, लिप टिंट भी होता है। ओके। और अक्सर बीबी ग्लो के लिए भी बात कर रहे होते हैं, जो कि एक लाइट सी बीबी कवरेज है, जो कि आप कह लें एक लाइट सी बेस है, उसके मैं थोड़ा सा हक में नहीं हूँ। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ये से गुड परमानेंट आईलाइनर भी लगता है, मैं कुछ उसके फेवर में भी नहीं हूँ। एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके फेवर में नहीं हूँ, वो क्यों नहीं हूँ वो भी हम बात करते हैं। लेकिन ये मल्टीपल चीज़ें मोल लोग बनवा लेते हैं, वो भी बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग मोल को रिमूव करवाना चाहते हैं, कुछ लोग परमानेंट मोल बनवाना चाहते हैं। अच्छा, आई लैशेस हैं, आईब्राउज हैं, ब्लश ऑन है, फिर आपके लिप टिंटिंग है, मतलब इससे ही बहुत ज़्यादा फीचर्स आपके हैं। जब ऑल द टाइम ये सब चीज़ें होंगी, एक नेचुरल सी ये चीज़ें लगती है ना, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ उस पर आती नहीं है। लेकिन फिर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि आप जब ये मेकअप वगैरह अप्लाई करते हैं, ये चीज़ें बज़ाहिर तो आप खूबसूरत लगते हैं, लेकिन फिर लोगों को ये भी कंसर्न्स होते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी स्किन इससे डैमेज होती है, डिस्टर्ब होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ करें कि ट्रेन लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, जिस तरह अक्सर बहुत सारी जगहों पे ब्यूटिशियंस ने अब ये काम स्टार्ट कर दिया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अक्सर जगहों पे टैटू वाले कलर इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। ओके। देयर एक्चुअली डिफरेंट, जो इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो टैटू के लिए किए जाते हैं, देयर कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर आपको हमें बहुत जल्दी फ़र्क पता चल जाता है कि किसी ब्यूटिशियन से करवाया गया या किसी एस्थेटिशियन से करवाया गया, क्योंकि आप कॉमनली देखेंगे तो अगर ब्लैक कलर हुआ हुआ है तो वो ब्यूटिशियन ने किया होता है आईब्रोज पे, ठीक है। और अगर यही किसी एस्थेटिशियन या किसी डॉक्टर ने किया होगा तो यूजुअली वो ब्राउन कलर्स के साथ या बड़े अच्छे, क्योंकि वो ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं कलर्स, एक तो वाटर परमिएबल भी होते हैं, ठीक है। तो अगर अक्सर ख़वातीन का ये कंसर्न होता है कि अच्छा वुज़ू हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि वाटर परमिएबल है। ओके। किसी किस्म का वो कोई बैरियर नहीं बनाते, किसी किस्म के उसमें कोई हार्मफुल ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं होती है जो लेटर ऑन आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम दे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जिससे करवा रहे हैं आप एक सर्टिफाइड होना चाहिए, सर्टिफाइड हो, आप सेफ हैंड्स में हो, उसका काम देखें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो परमानेंट ब्लश है, ये चिक्स पर कितनी देर तक स्टे रहता है, या लिप टिंट जो करवाते हैं वो कितनी देर तक रहता है, और इससे कोई स्किन बाद में ब्लैक हो जाए या रफ हो जाए या ब्लैक हेड्स या पिंपल्स निकल आए, कुछ इस तरह से? इन दोनों चीज़ों से ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। लाइक अगर तीन चीज़ों की आप बात करें, जो चीक टेंट है या जो लिप टेंट है या आईब्रोज की माइक्रोब्लेडिंग है, इसमें तीनों चीज़ों में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, डैमेज नहीं है, बिल्कुल डैमेज नहीं है। सिर्फ एक चीज़ जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोग ब्लैक कर देते हैं या फिर शेप ख़राब कर देते हैं, तो ये भी आपको देखना है कि शेप अगर आपकी ख़राब होगी तो एक काफ़ी लंबे अरसे के लिए होगी, ऑल्दो वी कैन रिमूव इट। ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोगों को ये होता है कि अच्छा अगर हमें नहीं पसंद आ रहा तो हम क्या करें, तो यस हम लेज़र से रिमूव भी कर देते हैं उसे। ओके। अच्छा, लेकिन ये रिमूव आपके पास ही वहाँ पर होगा, घर में रिमूव नहीं होगा? घर में नहीं होगा, कुछ अर्से के बाद ये फेड होना शुरू हो जाता है। परमानेंट मीन्स के स्टेज फॉर अ लॉन्गर टाइम, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी ज़िंदगी रहेगा, लेकिन एक साल के लिए आपके यूजुअली आईब्रोज का टेंट रहता है, जो चीक टेंट है तकरीबन कोई 3-4 माह, और लिप टेंट अप्रॉक्सीमेटली 8 months to a year। अब ठीक, स्पेशली जिनके हॉर्न बहुत ब्लैक होते हैं, और ये मेल भी करवाते हैं, जिनका खासतौर पर जो चेन स्मोकर्स होते हैं, तो वो भी करवाते हैं। और लिप टिंट का मतलब ये नहीं है कि हम उनको रेड कर देंगे, एग्जैक्टली नेचुरल पिंक, नेचुरल बिल्कुल पिंक जो आपके उसमें, क्योंकि शेड्स हर तरह के होते हैं और वो स्किन टोन के अकॉर्डिंगली, अगर आप मेल का कर रहे हैं फीमेल का कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, कुछ लोग चेहरे ऐसे होते हैं, कुछ लोगों को देखे उनके फेस इतना ग्लो कर रहा होता है, इतना शाइन कर रहा होता है, वो बीबी ग्लो की वजह से होता है जो अभी मेकअप आ रहा है? अच्छा, जिस तरह आपने अभी एक सवाल पूछा था कि उससे एक्नी तो नहीं होती है, तो बीबी ग्लो के साथ ये चीज़ प्रॉब्लम आती है, एक्नी होती है। ओके। और ये जो डील्स आती हैं कि बीबी ग्लो फेशियल करवाएं और 5-6 महीने के लिए तो आपके मुंह पे बेस परमानेंट रहेगी। नहीं वैसा, एक्चुअली मैंने हर तरह की बीबी ग्लो मंगवा के देख ली, मैंने खुद स्विट्जरलैंड से बाय भी करके देख ली, अच्छी से अच्छी कंपनी सी करके देख ली, उस साथ इश्यूज आते हैं, राइट, क्योंकि उसकी बेस थोड़ी ऑयली है, ठीक है, तो वो हमारी स्किन के लिए नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए नहीं है। बिल्कुल, अगर आप फर्ज करें ऐसी जगहों पे जहाँ पे ड्राई वेदर है तो फिर वो चल जाता है, और या अगर किसी की बहुत ड्राई स्किन है तो उसमें वो ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पर यूजुअली होती नहीं है। उसके साथ एक्नी बहुत कॉमन है, एलर्जिक रिएक्शंस बहुत कॉमन है, क्योंकि वो एक बैरियर बना देती है, ठीक है। और प्लस ये कि उसके साथ जो उम्मीदें लोगों की होती हैं वो उस तरह का नहीं होता। लोगों को लगता है कि उसमें एक प्रॉपर बेस टाइप कवरेज आ जाएगी, वो बहुत माइनर सी कवरेज होती है, प्लस इट्स अ बिल्डअप प्रोसेस, 3 to 4 सेशंस के बाद थोड़ी सी कवरेज आती है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मना हो जाती हैं। लाइक अगर स्क्रबिंग आप करेंगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, अगर ज़रा सी ब्लीच लगी, कोई एसिडिक सीरम लग गया तो वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि जो ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं घर पे,
उनके जहन में ये सवाल होगा कि अगर ये परमानेंट मेकअप है तो पता नहीं कितना एक्सपेंसिव होगा, अफोर्डेबल है आम शख्स के लिए? अगर आप मेरा ख्याल है मेकअप बाय करने ख़वातीन मेरा ख्याल है बहुत खुले दिल के साथ मेकअप खर्च यार अब तो मर्द भी खुले दिल से बाय करते हैं, तो मर्दों के भी यही कंसर्न है। ये बिल्कुल भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप उसको कैलकुलेट करते हैं टू अ ड्यूरेशन के जितना आपका टाइम स्पेंड कर रही है, तो मेरे ख्याल में जो आप मेकअप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उससे शायद ये कोई 8 टाइम्स चीपर है। प्लस हाँ बिल्कुल, प्लस ये कि आपको इतना ज़्यादा स्पैन गुजार रही है और आप यूर एवर रेडी, ठीक है, आपको ये इशू नहीं है कि आप दिन को और लग रहे हैं, रात को और लग रहे हैं, एक दिन पहले आप और लग रहे हैं, 2 दिन बाद आप और लग रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। और दूसरा प्लस ख़वातीन जो काम कर रही हैं या वो ख़वातीन जिनके छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा घर के कामों के अंदर बिजी हैं, उनके पास ये टाइम नहीं है कि अब वो बार बार जाएं और मेकअप करें या वो हर वक्त तैयार होकर। और अब जाहिर है जिस तरह वैसे जिस तरह अक्सर आप ये ख़ास तौर पे हम जो इस हमारा ये जो प्रोफेशन है, हम लोग मेकअप करके बैठते हैं, तो ये तो एंकर्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपको रोज़ रोज़ जो जहमत करनी पड़ती है, टाइम भी ज़ाया होता है, तो आप परमानेंट मेकअप करवाएं। मैं परमानेंट मेकअप करवाने जा रही हूँ, मैं ये प्रोग्राम के बाद ही आपके पास परमानेंट मेकअप करवाने आ रही हूँ। इवन अपनी बात करूँगी कि ज़ाहिर है आई एम अ मदर टू, आई एम अ वर्किंग लेडी, ठीक है, और मुझे तैयार होने में बिल्कुल 5 मिनट लगते हैं कि आई जस्ट हैव टू चेंज द ड्रेस एंड दैट्स इट। लेकिन इसके लिए कुछ ख्याल तो रखना होगा। अगर आप परमानेंट मेकअप करवा रहे हैं तो फिर लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ्स भी होती हैं, किचन में भी जाना होता है, तो एहतियात एक्सपोजर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कोई मसला नहीं है उनको, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। देखिए कैसी टेक्नोलॉजी आ गई है ना कि आप आके, अच्छा आईलाइनर का बता रही थी कि उसके भी आप, हाँ आईलाइनर के साथ उसका इशू ये कि बहुत सेंसिटिव एरिया है, प्लस ये कि जाहिर है कि आपने एक दफ़ा आईलाइनर लगवा लिया, उसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया तो वो आपका बड़ा अजीब सा लगता है। दूसरा ये कि उसमें जब आपने रिमूव करना है तो क्योंकि हमने लेजर के थ्रू रिमूव करना होता है, तो वो बड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो आई डोंट रिकमेंड इट। क्योंकि अगर आप फर्ज करें कि किसी भी ऐसे बंदे से आप करवा लेते हैं जिसने लाइनर में जरा सा ऊपर या नीचे कुछ कर दिया, तो उसमें आपको अब रिमूव करवाना है तो वो लेजर के थ्रू करवाना है, ठीक है, तो वो आपकी आईज के लिए डेंजरस। अच्छा ये भी जरा क्लियर कर दें कि जिनकी स्किन जरा सेंसिटिव होती है या जिनको एक्नी के इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए भी ये सूटेबल होता है या किसी किसी को सूट करता है? ये बहुत ज़्यादा एक सवाल होता है। देखिए आईब्रोज की माइक्रोब्लेडिंग हो गई, चीक टिंट हो गया, लिप टिंट हो गया, वो हर तरह की स्किन पे किया जा सकता है, सिर्फ करने वाला एक्सपर्ट हो। ओके ठीक है, हमारे पास सेंसिटिव स्किन के साथ भी लोग आते हैं, ठीक है, हम और उसमें अक्सर लोगों का कंसर्न ये होता है कि जी पेन का लेवल क्या होगा, शायद ये बिल्कुल बेयर नहीं होगा, क्योंकि जैसा हम कर रहे होते हैं तो हमें बीइंग अ डॉक्टर ये भी पता है, क्योंकि अगर आप ब्यूटिशियन के पास जाते हैं तो वो सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया टॉपिकल देंगी क्रीम के थ्रू, इससे ज़्यादा की उनकी रीच नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर ऐसे लोग आते हैं कि जो ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो हम उनको LA जैसे लोकल एनेस्थीसिया हम कहते हैं, यानी कि थोड़ा सा हम इंजेक्ट भी कर देते हैं ताकि कम्प्लीटली हम पेनलेस बना दें बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिससे करवा दें, पैसे यहाँ पे बचाने की कोशिश ना करें, बहुत थोड़े से शायद 2-4 सबसे अहम बात जो आपने अब की ना, ये वाकई में ऐसा है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार सस्ता रोए, सस्ते जाने के चक्कर में वो बाद में खर्चा आपका उतना ही आता है लेकिन आपकी हेल्थ भी खराब होती है। और दूसरा ये कि थैंक यू सो मच डॉक्टर रीज, और वैसे ऐसे कम ही डॉक्टर्स होते हैं जो कि सच में बता देते हैं कि भाई कौन सा प्रोसीजर, चाहे पैसे हमारे मर जाए लेकिन आप बेबी ग्लो ना करवाएं या इस तरह के काम ना करवाएं जिससे आपका मसला ट्रिगर कर जाए। और नाज़रीन इसके साथ ही आपसे मुलाकात होगी, अब कल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।